नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे 8 अप्रैल 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके आगामी परीक्षा, चाहे वह सीएचएसएल हो, चाहे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल हो या एनटीपीसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के साथ साथ बैंकिंग एग्जाम के लिए भी यह लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं आज के राष्ट्रीय मामलों में, यानी नेशनल अफेयर्स में। पहली खबर है, ऑन द लाइंस ऑफ द नमामि गंगे दीज 5 बिग रिवर्स विल बी क्लीन, द ट्रिब्यूटरीज विल आल्सो गेट न्यू लाइफ। यानी दोस्तों, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, जैसा कि आपको पता होगा कि वर्ष 2014 में यह शुरू की गई महत्वाकांक्षी परियोजना थी, तो जिसका लाभ दिख रहा है गंगा नदी को। अब इसी को देखते हुए 5 और नदियां महत्वपूर्ण हैं, वह है सिंधु तंत्र की नदियों को, यानी हिमाचल सहित पंजाब, जम्मू कश्मीर में बहने वाली इंडस बेसिन, जिसे इंडस नदी के बारे में याद हो तो हम लोग लेटेस्ट अबाउट फैक्ट में चर्चा कर चुके हैं। तो आपको पता होगा कि सिंधु नदी कहाँ बहती है, कहाँ से निकलती है। तो यह जो है नदियाँ, जिसमें पंजाब, जम्मू कश्मीर में बहने वाली 5 नदियां निर्मल होंगी, यानी इनमें ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज और झेलम शामिल हैं। तो यानी इसकी जो नमामि गंगे की तर्ज पर इसका सफाई का कार्यक्रम होगा। तो इन 5 नदियों के साथ साथ इसमें 84 जो सहायक नदियों को भी नवजीवन मिलेगा। और इस संबंध में हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, ये भी याद रखेंगे कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्वीकृत कर दिया है। और दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर यानी कैलाश मानसरोवर से निकलती है। और यह जो है, यहाँ से देख सकते हैं, अब तो यह कहाँ से, यह लद्दाख क्षेत्र से बहते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है। लेकिन इसकी अन्य सहायक नदियां जो 5 हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये क्रम से हैं, उत्तर से दक्षिण, याद रखिएगा, नॉर्थ टू साउथ। तो यह इन 5 नदियों का एक तरह से नया जीवन मिलेगा। तो प्रोजेक्ट का जो क्रियान्वयन है वह वन विभाग के माध्यम से होगा, जबकि मॉनिटरिंग एचएफआरआई करेगी। तो संस्थान ने इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एवं एजुकेशन को पहली ड्राफ्ट रिपोर्ट को सौंप दी थी। तो इस तरह से झेलम नदी की रिपोर्ट सीधे वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय को भेजी गई है। तो यह जो है, याद रखेंगे कि इसमें 4 नदियों पर 950 करोड़ रुपए का खर्च, और 5वीं जो झेलम नदी है उसके लिए 400 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। और यह पैसा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, जहां नदियां बहती हैं वहां खर्च होगा, लेकिन सभी राज्यों अपने स्तर पर प्रोजेक्ट का संचालन करेंगे। तो यह जो है, और नदियों की सफाई के लिए जो मुहिम चलेगी, प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन मैंने बताया है कि वन विभाग के माध्यम से होगा। और इसके तहत, यानी इस विशेष मुहिम के तहत, ज्यादा फोकस वानिकी कार्यों पर होगा, यानी औषधीय पौधों से लेकर झाड़ियां उगाई जाएंगी। जलवायु के हिसाब से नदियों के आसपास का जो धरा का श्रृंगार होगा, यानी उसको, और उसका सौंदर्यीकरण होगा, और भूजल को रिचार्ज किया जाएगा। जिन जगहों पर नदियां औद्योगिक कचरे से प्रदूषित हो रही हैं, उनका उपचार करने का प्रयास किया जाएगा। तो यह जो है नमामि गंगे की तर्ज पर यहाँ भी शुरू की जा रही है। तो रावी, ब्यास, सतलज, जैसा कि मैं बता चुका हूँ एक दिन पहले की ही क्लास में, कि कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये आपको पता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो बेसिन है, डीपीआर की जो स्वीकृति है, इसमें हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला के निदेशक डॉक्टर एस सामंत का कहना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय ने डीपीआर को स्वीकृति प्रदान कर दी है। और इस तरह से 5 बड़ी नदियों में नमामि गंगे प्रोजेक्ट की तर्ज पर पानी साफ करने की मुहिम चलेगी। और इस तरह आप देख सकते हैं कि इन नदियों का नया जीवन मिलेगा। और दोस्तों, नमामि गंगे प्रोजेक्ट है क्या? तो यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है केंद्र सरकार की, जो कि वर्ष 2014 में शुरू की गई थी, 2014 में। और इस परियोजना की शुरुआत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने और गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से की गई थी। और इसमें इस क्रियान्वयन के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यह भी याद रखना कि किस मंत्रालय के द्वारा
किया जा रहा है। और केंद्र सरकार ने 2020 एंड 21 के लिए नदी की सफाई पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की केंद्रीय कार्य योजना को मंजूरी दी है। अब बढ़ते हैं, दूसरी महत्वपूर्ण खबर है, नाउ डेंगू टेस्ट विल बी डन विथ एन आईआईटी दिल्ली हैज मेड ए यूनिक डिवाइस। यानी आप देख सकते हैं कि डेंगू का टेस्ट अब 1 घंटे में पता चल जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेंगू जो बीमारी है यह एक वायरस जनित बीमारी है। एडिज इजिप्टी मच्छर के काटने से होती है, मादा एनाफ्लीज मच्छर एडिज इजिप्टी जिसे कहा जाता है। तो यह बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए। तो आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने डेंगू के टेस्ट को लेकर एक बड़ी सफलता हासिल की है और इस डिवाइस का निर्माण किया है। 1 घंटे में ही डेंगू आपको है या नहीं इसके बारे में यह जानकारी तुरंत देगा। पहले जो है डेंगू की जांच के लिए आरटीपीसीआर किया जाता था, इसमें समय लगता था, इसके उपकरण भी काफी महंगे होते थे। तो इस डिवाइस से काफी आसानी होगी। संस्थान ने सरफेस इनहांस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्लेटफॉर्म का प्रयोग डेंगू का पता लगाने के लिए किया। इसके परिणाम सकारात्मक रहे हैं और इस तकनीक में 2 माइक्रोलीटर सीरम को SIRS यानी सरफेस इनहांस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में डाला गया। इसके कुछ कुछ प्रयोगों से गुजरते हुए 1 घंटे के अंदर ही इसका रिजल्ट आ गया। इस तरह से दोस्तों डेंगू के बारे में जैसा कि आपको पता ही है, डेंगू मादा एनाफ्लीज यानी एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है और इन मच्छरों के शरीर पर जैसे चित्ते जैसी धारियां पड़ जाती हैं, चीते जैसी, और यह मच्छर दिन में खासकर सुबह काटते हैं। और डेंगू बरसात के मौसम और उसके फौरन बाद के महीनों में यानी जुलाई से अक्टूबर तक सबसे ज्यादा फैलता है और इस तरह से यह जो है महामारी का रूप ले लेता है। यानी आप देख सकते हैं कि दिल्ली जैसे महानगरों में यह डेंगू बहुत तेजी से फैलता है और यह खासकर वहां पर जहां पर गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, जैसे बारिश का पानी, छतों पर लोग जैसे कि टंकियों में पुराना पानी रखा रहता है, ऊपर कूड़े करकट डाल देते हैं, वहां पर जो है वह पानी वहां पर सफाई नहीं की जाती, तो ऐसे जगहों पर यह डेंगू के मच्छर पनप जाते हैं। तो यह बहुत बड़ी समस्या है आज हमारे देश के लिए। तो इस तरह से यह डिवाइस से जल्दी पता चलेगा और इस तरह से जल्दी से रिकवर किया जा सकेगा। नहीं तो दोस्तों अगर डेंगू का पता लेट चलता है, लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, जिसमें वह काल के गाल में समा जाता है व्यक्ति। यानी बहुत सारी मृत्यु हर साल डेंगू से होती है। तो यह एक तरह से अच्छी खबर है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। चाइना गिव कॉन्फिडेंस बट डिड नॉट गिव वैक्सीन। इंडिया हेल्प पैराग्वे सेंट ए मिलियन डोजेस। दोस्तों चाइना का तो आप जानते ही हैं, बहुत ही धूर्त देश है, हमारे पड़ोस में स्थित देश है। लेकिन दोस्तों भारत आजकल एक कह सकते हैं इसको वैक्सीन डिप्लोमेसी कह सकते हैं। वैक्सीन डिप्लोमेसी के माध्यम से आज भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण लीडर के रूप में हमारा देश उभर रहा है। ऐसे में बड़ी बड़ी संस्थाएं, वह चाहे WTO हो, चाहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, विश्व बैंक हो, संयुक्त राष्ट्र संघ हो और बड़े बड़े विकसित देश आज भारत की तारीफ कर रहे हैं कि भारत अपने देश के साथ साथ विश्व के देशों को भी मुहैया करा रहा है क्या, वैक्सीन, और वो भी कोविड नामक वैक्सीन। तो इस तरह से कोविड-19 वैक्सीन मामले में चीन का धोखा झेल रहा पराग्वे कंट्री है दोस्तों, यह साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित लैंड लॉक्ड कंट्री। अभी आगे मैं चर्चा करूंगा, पहले खबर सुन लीजिए। तो दक्षिण अमेरिकी देश पराग्वे ने ताइवान को मान्यता देते हुए उसके साथ कूटनीतिक संबंध बनाए हुए थे। इसी पर चीन नाराज हो गया, जिसकी वजह से चीन ने जो है सीधे सीधे मना कर दिया और इनकार कर दिया है और ना नकुर कर रहा है। तो ताइवान मुश्किल में फंसे अपने सहयोगी देश के लिए वैक्सीन का इंतजाम करने के लिए सक्रिय हुआ है और उसने भारत सरकार से वार्ता कर पराग्वे को वैक्सीन दिला दी है। इस तरह से भारत ने 1 लाख खुराक उपहार के तौर पर भेज दी है और जल्द ही और खुराक भेजने की बात कर रही है। तो दुनिया के कई हिस्सों में कोविड के बचाव की वैक्सीन की आपूर्ति कर रहा चीन दक्षिण और मध्य अमेरिका को लेकर दुराभाव दिखा रहा है। वह इलाके में ताइवान के 5 सहयोगी देश को वैक्सीन देने में आनाकानी कर रहा है, जैसे ब्राजील, चीन, एल सल्वाडोर। यह सब ताइवान के साथ इनके कूटनीतिक रिश्ते हैं। यही कारण है कि चीन जो है इन लोगों को वैक्सीन देने में आनाकानी कर रहा है। सोचिए कि आज इस
विपदा में कोई मना नहीं करता है और यह देश इतना घृणित कार्य कर रहा है। ऐसे में हमारा भारत देश चाहे जो भी हो वह मुहैया करा रहा है। तो भारत पराग्वे को कोवैक्सीन की खुराक देने के लिए तैयार हो गया है। कोविड से बचाव की यह वैक्सीन भारत ने विकसित की है और भारत ने दक्षिण अमेरिकी देश को कोवैक्सीन की 1 लाख खुराक उपहार के तौर पर भेज दी है और जल्द ही और भेजी जाएंगी। तो इस तरह से उसने हामी भर ली है और ताइवान की बात मान ली है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो ताइवान पर भी, यानी ताइवान और भारत के रिश्तों में प्रगाढ़ता चीन के लिए समस्या उत्पन्न करेगा और इस तरह से भारत भी अब कह सकते हैं कि उसके पड़ोस में जाकर के उसको तंग करने की आदत डाल रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मानचित्र में पराग्वे के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए तो पराग्वे एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी आप देख सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 2 ऐसे देश हैं जो स्थलों से अवरुद्ध हैं, यानी उनकी सीमा कोस्टल रीजन को नहीं टच करती है। वह है पराग्वे और ऊपर एक बोल्विया कंट्री है दोस्तों, जिसकी राजधानी लापाज है और पराग्वे की कैपिटल असुनसियन है। तो यह ब्राजील को स्पर्श करता है, यहां पर देख सकते हैं अर्जेंटीना को स्पर्श करता है और दोस्तों यहीं से कैप्रिकॉन भी गुजरती है। तो यह ध्यान रखेंगे, यहां पर ढेर सारी नदियां पराग्वे, उरुग्वे, पिल्कोमाया, यह देख रहे हैं ना पिल्कोमाया, रियो पिल्कोमाया, यहाँ पर रियो, तो यह सब नदियां बहती हैं और यह सब जा करके कहाँ गिरती हैं? अर्जेंटीना के पास ला प्लाटा, जैसे एस्चुरी कहते हैं, ला प्लाटा का निर्माण करती हैं। यहाँ देख रहे हैं ना उरुग्वे रिवर है, पराना रिवर है, पराग्वे नदी है, यह सब जो है नदियां इन्हीं क्षेत्रों में बहती हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इंडिया गेव ए मैसेज थ्रू मिलिट्री एक्सरसाइज इन द इंडियन ओशियन। लीजिए फिर से खबर आ गई है, चीन को तंग करने का एक और हथियार भारत ने इजाद किया है, वह है हिंद महासागर के सैन्य अभ्यास में भारत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, जिसकी वजह से चीन तिलमिला उठा है। तो क्वाड सदस्य देशों के बीच हिंद महासागर में चल रहे सैन्य जो अभ्यास है उसमें भारत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और इस अभ्यास में, मतलब इस अभ्यास के दौरान चीन ही एकमात्र देश है जो कि विरोध कर रहा है। तो चीन ने क्वाड सदस्य देशों के बीच सैन्य अभ्यास या सहयोग क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के अनुकूल होना चाहिए, उसका यह कहना है। तो यह युद्धाभ्यास पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। तो क्या आखिर हिंद महासागर में क्वाड देशों के चल रहे अभ्यास से चीन इतना चिंतित क्यों है? भारतीय नौसेना के समक्ष क्या बड़ी चुनौतियां हैं? तो इस पर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सैन्य अभ्यास को लेकर चीन की चिंता स्वाभाविक है, खास तौर पर जब अभ्यास में अमेरिका के साथ भारत की नौसेना हिस्सा ले रही है। तो दोस्तों इस अभ्यास के जरिए भारत कहीं ना कहीं चीन को यह एहसास दिला रहा है कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ अमेरिका, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया भी खड़ा हुआ है, यानी विश्व के शक्तिशाली देशों के साथ भारत चीन के मुहाने पर खड़ा हुआ है। तो इस तरह से हालांकि भारत अभी भी कह सकते हैं कि सैद्धांतिक नीति पर कायम है, वह किसी गुट में शामिल नहीं है, लेकिन वह अपनी सामरिक हितों की अनदेखी नहीं कर सकता है। तो इस तरह के युद्धाभ्यास के जरिए भारत अपने विरोधियों को यह संदेश देना चाहता है कि वह अकेला नहीं है, अमेरिका उसके साथ खड़ा हुआ है। दोस्तों यहां पर मैं दो मानचित्र लिया हूं। एक तो यह हिंद महासागर है, यानी जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशियन, यह साउथ चाइना सी है। तो यानी सामरिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, कूटनीतिक दृष्टिकोण से यह दोनों क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी इस पूरे क्षेत्र पर चीन का दबदबा है। चूंकि इसका नाम साउथ चाइना सी है तो वो कहता है इस पर यह पूरा मेरा अधिकार है। 9 डैश लाइन के तहत कहता है पूरा कब्जा है, यानी पार्सल आइसलैंड, स्पार्टले आइसलैंड, यह सब विवादित द्वीप हैं और इसमें विवाद में जो आगे बढ़कर आ रहे हैं वह है फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, मलेशिया, इन सब को, और वियतनाम तो बैठा ही है। वियतनाम में भारत ने अपना बेस भी बनाया हुआ है। तो इस तरह से क्या चुनौतियां हैं भारत? तो भारत अब अकेला नहीं है। एक जानकार हैं प्रोफेसर हर्ष पंत, उनका कहना है कि चीन दक्षिण सागर में अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है। तो यह भारत के लिए कह सकते हैं खतरे की घंटी है। तो चीन के साथ दक्षिण चीन सागर में जो हालात पैदा हो रहे हैं उससे भारत को अपनी नीति में थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। भारत ने परिस्थितियों के अनुरूप फैसला भी लिया है। चीन की चुनौती को देखते हुए भारत ने दूसरे देशों के साथ सामरिक रिश्ते को पहले से ज्यादा मजबूत किया है। आप जैसे नौसेना अभ्यास को इस कड़ी के रूप में देख सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर भारत का झुकाव रूस की तरफ हुआ करता था, लेकिन अब भारत ने अपना थोड़ा सा
कह सकते हैं वैदेशिक जो नीतियां हैं उसमें थोड़ा परिवर्तन करके अमेरिका की ओर झुकाव कर रहा है। हालांकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों को भी भारत की आवश्यकता है, क्योंकि हिंद महासागर में अगर अपनी उपस्थिति को मजबूत बनाना है तो भारत को साथ लेकर चलना पड़ेगा दोस्तों। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि इस अभ्यास के जरिए भारत कहीं ना कहीं चीन को यह महसूस दिला दिया है कि वो अकेला नहीं है। इसी तरह से वर्ष 1991-92 से अगर बात की जाए, 1991 से 1992, दोस्तों इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, पामलापर्ति वेंकट नरसिम्हा राव। वह बहुत ही कह सकते हैं कि महानतम प्रधानमंत्रियों में से एक। मैं चर्चा करूं तो घंटे बीत जाएंगे, खत्म नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा कार्य किया है दोस्तों। मुझे याद, मतलब किताबों में पढ़ा हूं और जानकारी के मुताबिक मैं आपको एक दिलचस्प कहानी बताता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने गए हुए थे और उन्होंने उनको जो है मिलने का टाइम नहीं दिया, तो 3 दिन तक वह प्राइवेट होटल में रुके रहे, लेकिन वह अमेरिका के राष्ट्रपति से मिले और उन्होंने ऐसी क्या बात, ऐसी क्या घुट्टी पिलाई पीवी नरसिम्हा राव ने कि अमेरिका का राष्ट्रपति उस दिन के बाद से भारत को लगभग रोज याद करता है। और यही कारण है कि हिंद महासागर की भू राजनीति के बारे में उसने पूरा भारत की महत्ता के बारे में बताया, जिसकी वजह से आज अमेरिका पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा है हिंद महासागर। क्योंकि देखिए, ध्यान रखना दोस्तों, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात किया जाए तो महासागर यानी जो लहरों पर राज करेगा वही विश्व का निर्धारण करेगा। यही कारण है कि हिंद महासागर पर विश्व के विकसित देशों या शक्तिशाली देशों की ललचाई निगाहें इसी ओर आती हैं। तो ऐसे में भारत को साथ लेकर चलना बहुत ही वो हो जाता है। तो 1992 से ही अमेरिका और भारत इस तरह के सैन्य अभ्यास करते आ रहे हैं। इसके अलावा युद्धाभ्यास नौसैनिकों के बीच बेहतर आदान प्रदान और काम को सहजता से स्तर को बढ़ाने में भी यह सहायक है। तो भारतीय नौसेना को युद्ध लड़ने के लिए अपने कौशल को बेहतर बनाना होगा। सामरिक चुनौती को देखते हुए नौसेना के बजट की समीक्षा जरूरी है। तो रक्षा बजट के कुछ फीसद अब काम चलने वाला नहीं है। इसके अलावा भारत को अन्य विकल्पों पर भी विचार करना होगा। भारत के क्वाड का सदस्य बन जाने के बाद अब चीजें आसान हो गई हैं। भारत अमेरिका से लंबी अवधि के लिए युद्ध पोत पट्टे पर ले सकता है। इसी तरह से भारत को घेरने में चीन ने क्या तैयारी की है, यह भी जानना आवश्यक है। तो चीन का मध्य एशिया में प्रवेश भारत के लिए अगर देखा जाए तो कतई ठीक नहीं है। चीन और ईरान ने हाल ही में एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ईरान में चीन की मौजूदगी भारत और अमेरिका के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। इसके गंभीर मायने हो सकते हैं। तेल आपूर्ति मार्गों के भौगोलिक संदर्भ में ईरान का अपना एक महत्व है। अगर यहां चीन का दखल बढ़ा तो इससे तेल मार्गों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा चीन हिंद महासागर में क्षेत्र में एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। यहां पर अगर बात की जाए तो बगल में यह म्यांमार है, नीचे श्रीलंका है, यहां पर पाकिस्तान तो है ही हमारा परंपरागत विरोधी, तो को सैन्य उपकरण मुहैया कर रहा है। यानी इन देशों के लिए चीन सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। हाल ही में बांग्लादेश ने चीनी पनडुब्बियों को अधिग्रहण किया है। तो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत पर इसका असर पड़ेगा, तो भारत को इस पर देखना होगा। चीन नौसेना ने पहली बार वर्ष 2008-9 में पायरेसी रोकने के लिए हिंद महासागर में प्रवेश किया। इसके बाद चीन की नौसेना यहीं पर डट गई है। यानी यहां पर देखा जाए तो श्रीलंका में हम्बनटोटा में बेस बनाया हुआ, यहां कोको चैनल पर बेस बनाया हुआ है, यहां ग्वादर पोर्ट, तो चारों ओर से तो हिंद महासागर पर नजर रख रहा है। तो हिंद महासागर में चीन भारत के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। भारत को यह समझना होगा कि चीन की सीमा देश से मिलती है, इसके साथ अब उसकी समुद्री निकटता भी हासिल कर ली है। तो युद्ध की स्थिति में चीन कुछ ही घंटों में भारत की समुद्री सीमा में प्रवेश करने की स्थिति में है। तो यह भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत को अपनी नौसेना की क्षमता में वृद्धि करनी चाहिए, नौसेना के उपकरणों में और इजाफा करना चाहिए। तो यह दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास किया, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी इन न्यूज में। एस रमन बिकम्स चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी। सिडबी के बारे में जानते हैं, सीधे सीधे इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम में या अन्य एग्जाम में भी आ जाता है दोस्तों। तो यह ध्यान रखेंगे, सिडबी जिसे क्या कहेंगे, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे सिडबी कहते हैं। तो सिडबी का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक केंद्र सरकार ने एस रमन्ना को नियुक्त किया है और यह नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। और यह रमन्ना नेम was recommended for the post in December by the Banks Board Bureau, a body recommending
director level appointments to public sector bank. He is a 1991 batch officer of the Indian Audit and Accounts Service. Raman is currently the chief executive officer of National E-Governance Service Limited. दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वह 1991 बैच के अधिकारी है। सरकारी क्षेत्रों के बैंकों में निदेशक स्तर की नियुक्तियों के बारे में सिफारिश करने वाले निकाय बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ने दिसंबर में इस पद के लिए रमन्ना के नाम की सिफारिश की थी। तो इस तरह से और सिडबी बैंक की स्थापना 1990 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गोमती रिवर। नेक्स्ट है पुस्तकें और पुरस्कारों में पीएम मोदी टू रिलीज हिंदी वर्जन ऑफ उड़ीसा हिस्ट्री। यह पुस्तक का नाम है, याद रखना दोस्तों, उड़ीसा हिस्ट्री। तो दोस्तों 9 अप्रैल को उड़ीसा इतिहास नामक पुस्तक का हिंदी संस्करण यानी हिंदी एडिशन का विमोचन दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में करेंगे कौन? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उड़ीसा इतिहास के मूल संस्करण को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरे कृष्ण मेहताब ने लिखा है और यह पुस्तक मूल का उड़िया भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? याद रखना, उड़िया भाषा में। तो अब तक यह पुस्तक उड़िया और अंग्रेजी में उपलब्ध थी। इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद का जो संस्करण शंकर लाल पुरोहित द्वारा किया गया है। तो हिंदी संस्करण के विमोचन का आयोजन हरे कृष्ण मेहताब फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। और दोस्तों उड़ीसा इतिहास को हरे कृष्ण मेहताब ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी कारावास के दौरान लिखी थी, यानी 1942 से 1946 तक हरे कृष्ण मेहताब अहमदनगर फोर्ट में बंद थे और उन्होंने वहीं पर यानी कारागार में ही यह किताब को लिखा है। और इस पुस्तक में महाभारत काल से लेकर 1948 तक उड़ीसा के इतिहास के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें प्रदेश के इतिहास, रियासतों के विलय, स्वतंत्रता आंदोलन में उड़ीसा की भूमिका, व्हाट इज द रोल ऑफ, कह सकते हैं, उड़ीसा इन नेशनल मूवमेंट, कला, संस्कृति, आस्था और विश्वास आदि के बारे में लिखी गई है। और 1948 में ही इस पुस्तक के इंग्लिश एडिशन का भी प्रकाशन हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। तो फोर्ब्स लिस्ट इंडिया इन थर्ड प्लेस इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ बिलियनरीज। मुकेश अंबानी ओवरटुक जैक मा एंड बिकेम रिचेस्ट पर्सन ऑफ एशिया, यानी चीन के जैक मा, Alibaba.com के जो है फाउंडर मेंबर जैक मा को पीछे छोड़ दिया है। तो रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने चीनी कारोबारी जैक मा को पछाड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान हासिल कर लिया है। तो फोर्ब्स पत्रिका की जो ताजा रिपोर्ट है उसके आधार पर अमेरिका और चीन के बाद सबसे अधिक अरबपति अगर कहीं हैं तो वो अपने भारत में हैं। किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक 724 अरबपति अमेरिका में है, इसके बाद 698 अरबपति चीन में है और भारत में 140 अरबपति के साथ तीसरे स्थान पर, इसके बाद जर्मनी और रूस का स्थान है। दोस्तों फोर्ब्स दुनिया के अरबपतियों की यह 35वीं वार्षिक सूची में अमेजन के सीईओ संस्थापक जेफ बेजोस, इनका नाम भी याद रखिएगा, चौथे साल शीर्ष पर है, यानी 177 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो इनकी एक साल पहले 64 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर थी। तो इस तरह से सूची में दूसरे स्थान पर एलन मस्क, टेस्ला कंपनी एंड स्पेसएक्स के संस्थापक, 151 अरब डॉलर हो गई है। इस तरह से भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी हैं, इनका 10वां स्थान है वर्ल्ड में और एशिया में पहला है। तो 84.5 अमेरिकी डॉलर संपत्ति के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। और भारत के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति अडानी समूह के गौतम अडानी का है, जो कि 24वें स्थान पर हैं वर्ल्ड में। इसी तरह से HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक शिव नाडर तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं और विश्व स्तर पर 71वां स्थान है। इस तरह से साइरस पूनावाला 169वें रैंक पर हैं और वैसे भारतीय अरबपतियों की सूची में 7वें स्थान पर हैं। ये भी फैक्ट ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्पोर्ट न्यूज में। नेत्रा कुमानन becomes the first Indian women sailor to qualify for the Olympics, यानी नेत्रा कुमानन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नौका चालक बन चुकी हैं। उन्होंने ओमान में, ओमान कहाँ है? गल्फ कंट्री है जिसकी राजधानी मस्कट है, एशियाई क्वालिफायर की लेजर रेडियर स्पर्धा में शीर्ष स्थान पर रहकर यह उपलब्धि अपने नाम की है। 23 साल की नेत्रा लेजर रेडियर क्लास स्पर्धा में अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी हमवतन रम्या सरवनन पर 21
21 अंक की बढ़त बनाई थी। दोस्तों, नेत्रा इस तरह से ओलंपिक नौकायन के स्पर्धा में क्वालिफाई करने वाली 10वीं भारतीय होंगी, लेकिन उनसे पहले सभी 9 नौका चालक पुरुष थे, जिसमें नक्षातर सिंह जोहाल, श्राफ, सुमित पटेल, एफ तारापोर, साइरस कामा, केली राव, ध्रुव भंडारी, सोलिस कॉन्ट्रैक्टर, ए बासित इससे पहले नौकायन में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले इंडियंस हैं। और नेत्रा इज द ओनली वन इंडियन टू हैव वॉन द कोटा डायरेक्टली बाय टॉपिंग द क्वालिफायर्स व्हाइल 9 ओलंपिक जो थे ये एंड वॉन द कोटा अर्लियर when the places were not filled, यानी इन लोगों को तब कोटा हासिल हुआ जब यह स्थान भर नहीं पाया था, लेकिन यह डायरेक्ट गई हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, एशियन चैंपियनशिप हो रही है। एमसी मेरी कॉम जो 6 बार की विश्व चैंपियन रही हैं, 51 किलोग्राम वर्ग में खेलती हैं। तो 21 से 31 मई तक यहाँ होने वाली एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 10 सदस्यीय भारतीय महिला टीम की चुनौती की अगुवाई करेंगी। कौन? एमसी मेरी कॉम। दोस्तों, मेरी कॉम 6 बार की जो है एशियाई पदकधारी हैं, जिसमें 5 स्वर्ण पदक शामिल है। उन्होंने 2019 में पिछले चरण इस प्रतियोगिता में नहीं खेलने का फैसला किया था। फिर 1 साल पहले ओलंपिक का टिकट कटाने के बाद अपने पहले प्रतिस्पर्धी टूर्नामेंट में हाल में स्पेन में कांस्य पदक जीता था, और इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट के लिए चुनी गई टीम में 2 बार की विश्व कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन भी शामिल हैं। तो दोस्तों, इसमें जो है टीम में हमारी तरफ से मोनिका, मेरी कॉम, साक्षी, जैस्मीन, सिमरनजीत, प्ली लाओ, बासुमत्री, लवलीना बोरगोहेन, पूजा रानी, सावित्री, अनुपमा, इतने लोग हैं, इनका नेतृत्व यह करेंगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेज में आज इंटरनेशनल रोमा डे है। 8 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। दोस्तों, रोमा आर यूरोपियंस मोस्ट डिसएडवांटेज एथनिक ग्रुप, यानी रोमा यूरोप का सबसे वंचित जातीय समूह है, जिसके फंडामेंटल राइट्स को बहुत ज्यादा वायलेट किया गया था। तो रोमा जातीय समूह नस्लवादी हिंसा का शिकार है, और यूरोप में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में इस समूह के साथ काफी पार्शियलिटी की जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रोमा पीड़ितों को विश्व भर में इस दिन श्रद्धांजलि दी जाती है, और इस दिवस को रोमानी संस्कृति के साथ मनाया जाता है। रोमानी लोगों के समक्ष आने वाली परेशानियों के प्रति से जागरूक किया जाता है। 1990 में पोलैंड में आयोजित चौथे विश्व रोमानी कांग्रेस के दौरान 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। और दोस्तों, 8 अप्रैल 1971 को लंदन में आयोजित रोमा कांग्रेस में रोमा प्रतिनिधियों की पहली बैठक की वजह से इस दिन को यहाँ ध्यान रखने का चुना गया था। और 1992 में रोमा संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ और यूरोपीय संघ के प्रस्ताव पर 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमा दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में गंगा रिवर तंत्र की आज हम बात करेंगे। दोस्तों, भारत की सबसे पवित्र नदी है, भारत की राष्ट्रीय नदी है, जिसे 2007-8 में घोषित किया गया था। सबसे बड़ा नदी तंत्र है। भारत में गंगा नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण गंगा रिवर बेसिन कैचमेंट एरिया सबसे ज्यादा है। यह 2 देशों में बहती है। कहां-कहां? भारत और बांग्लादेश में। और यह अगर हम बात करें यहां पर ऐसे मानचित्र में बात करें तो यह ध्यान रखिएगा, यह भागीरथी नदी है, भागीरथी, और यह अलकनंदा नदी है। तो ये दोनों का संगम कहां होता है? देवप्रयाग में होता है। और यह संतोपथ हिमानी से आ रही है, और यह कहां से आ रही है? गंगोत्री ग्लेशियर से आ रही है, और दोनों का मिलन देवप्रयाग में होता है, तब यह गंगा कहलाती है। और फिर ये आगे जाते हुए फिर लास्ट में 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, और यहाँ हुगली नदी के नाम से यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो लास्ट में यह फिर भागीरथी नाम से फिर यह ट्रिब्यूटरी बन जाती है, यह ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से यह गंगा नदी है, याद रखना 2525 किलोमीटर यह लंबी है। सबसे ज्यादा इसका बहाव उत्तर प्रदेश में है। गंगा मैदान में कहां प्रवेश करती हैं? हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कहां प्रवेश करती हैं? हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती हैं। तो इस तरह से पर्वतीय भाग से निकलकर यह मैदान में कहा? हरिद्वार में। पश्चिम बंगाल में भी गंगा नदी को भागीरथी नदी भी कहते हैं, और कोलकाता हुगली नदी के तट पर ही स्थित है। तो यह आप देख सकते हैं। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी कहते हैं। जब पद्मा जमुना दोनों मिल जाती हैं, इसीलिए गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन का डेल्टा भी कहा जाता है। यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता होने के कारण इसे सुंदरबन का डेल्टा
कहते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं गंगा की सहायक नदियों में, यानी गंगा के अब देखिए दाहिने ओर की सहायक नदियां और बाएं ओर, तो ये बाएं ओर की सहायक नदियां, इधर दाहिने ओर, तो दाहिने ओर की सहायक नदियों में एकमात्र जो हिमालय से आ रही है वो यमुना नदी है, जो कि इलाहाबाद में संगम होता है। और यमुना नदी कहाँ से, वहीं गंगोत्री के समीप यमुनोत्री ग्लेशियर से आती हैं। और अन्य जो सहायक नदियां हैं, हालांकि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, मेन ये याद रखना सोन नदी है, जो कि सोन कहाँ, बिहार के दानापुर में जाके मिलती है। तो बिहार के दानापुर यानी पटना के समीप मिलती है सोन नदी। और ये जो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं, ये ध्यान रखेंगे। फिर दाहिने तट पर और भी, जैसे कि कह सकते हैं ये सब प्रायद्वीप और गंगा की जो एकमात्र हिमालय की सहायक नदी है वह यमुना नदी है, जो दाएं तट पर। बाएं ओर की जो सहायक नदियां हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा मानचित्र में हम देख सकते हैं, तो बाएं की तरफ से ये सबसे ऊपर जो है, याद रखना सबसे पश्चिम में जो सहायक नदी है वो है रामगंगा नदी है। कौन सी नदी है, रामगंगा नदी, जो कि नैनीताल से आ रही है और यह यूपी के कन्नौज जिले में कहाँ मिलती है, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में मिलती है गंगा से। कौन, रामगंगा। कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है, सेंट के लिए, इट इज फेमस फॉर सेंट। फिर आप देख सकते हैं यही जो है शारदा आ रही है। फिर गोमती नदी, यह मैदानी क्षेत्र से निकलती है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से। ऐसे हम बना लेते हैं, रामगंगा, गोमती। गोमती कहाँ से, फुलहर झील से आती है। कहाँ से, पीलीभीत के फुलहर झील से आती है। और यह कहाँ मिल जाती है गोमती नदी, गोमती नदी जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के मिल जाती है। इसी तरह से घाघरा नदी जो आ रही है, छपरा में मिलती है, छपरा और बलिया सुना होगा, तो यह मापुतो चुंग ग्लेशियर से आती है घाघरा नदी। इसी तरह से गंडक नदी नेपाल हिमालय से आ रही है, यह पटना में गंगा से मिल जाती है। इसी तरह से कोशी नदी आ रही है गोसाई थान ग्लेशियर से, और नेपाल हिमालय में स्थित कह सकते हैं तिब्बत के दक्षिण में। तो यह जो है, इसमें 7 धाराएं होती हैं, अरुण कोसी, सुन कोसी, सप्त कोसी धाराएं। और कोशी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, और यह बिहार के कुरुसेला नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती हैं। इसी तरह से महानंदा नदी आती है, यह दार्जिलिंग की पहाड़ियों से आती है। कहाँ से, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, और पश्चिम बंगाल के ही फुल्टा नामक स्थान पर यह गंगा से मिल जाती है। तो यह मानचित्र है, इसे देखिएगा जरूर आप लोग। और इसमें कुछ और फैक्ट हैं। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। गंगा के दाहिने तट की मैंने सहायक नदियां बता दी, दाहिने तट की, और ये प्रायद्वीपीय पठार से निकल के आ रही हैं। बाएं तट की नदियों को हमने आपको बता दिया है कि बाएं तट में जो है, ध्यान रखेंगे कि बाएं तट पर रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा, याद हो जाएगा। तो ये सब नदियां निकल कर आती हैं बाएं तट से निकलकर। तो गंगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। और मैंने बता भी दिया कहाँ से निकलती है। इस तरह गोमती नदी, लखनऊ शहर कहाँ, गोमती नदी के किनारे बसा है। और गंडक को नेपाल में शालिग्रामी, नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी तरह से महानंदा नदी गंगा नदी के बाएं तट में सबसे पूरब में, या कह सकते हैं सबसे अंतिम में सहायक नदी है, ये भी ध्यान रखिएगा। और महानंदा का उद्गम बता ही दिया, कहाँ से होता है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। और एक उत्तराखंड में 5 प्रयाग है, इसे भी ध्यान रखिएगा। 5 प्रयाग में याद रखना कि भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा यानी ध्यान रखना अलकनंदा, यह जो है दोनों देव प्रयाग में मिलती है। इसी तरह से अलकनंदा सब में कॉमन रहेगा, ध्यान रखेंगे। जैसे पिंडर नदी है, पिंडर प्लस अलकनंदा इक्वल टू कर्ण प्रयाग, याद हो जाएगा। यानी पिंडर और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ होता है, कर्ण प्रयाग में। इसी तरह से मंदाकिनी और अलकनंदा का जब मिलन होता है कहाँ, रुद्रप्रयाग में। तो ये हो गया देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग। अब आता है नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग जो है, याद रखना नंदाकिनी, नंदाकिनी और अलकनंदा, नंद प्रयाग। अब बचा विष्णु प्रयाग। तो इसमें जो है विष्णु गंगा
विष्णु गंगा सबसे उत्तर में है, याद रखना, मानचित्र में देखना। तो विष्णु गंगा प्लस अलकनंदा का मिलन होता है, इसे धौली गंगा भी कहते हैं, विष्णु प्रयाग। तो ये 5 प्रयाग याद रखिए, अक्सर आप लोगों की परीक्षाओं में आ जाते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं रुपिंदर कौर, सुभाष रानी, संजय नेगी, जेबुन्निसा अजमेरा, पी खरे, मुस्कान हरुण शेख, अजय सिंह, मिली, पीयूष अवस्थी, एंजल मिश्रा, निधि राठौर, विवेक यादव, सिकंदर यादव, व्रज देधिया, सरबर्था बनर्जी, मुकुंद माधव, सिजुका, श्रवण खालिंग, मधु आशुतोष, पूर्णिमा जायसवाल, मालविका घोषालकर, खेतेश मंसूरिया, इतने लोगों ने उत्तर और कमेंट दोनों किए हैं। आशा करता हूं कि आज भी ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। तो आज आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, इन विच ईयर डिड द नमामि गंगे प्रोजेक्ट स्टार्ट? 2013, 14, 15 या 16? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज बिल्ट सच ए डिवाइस फॉर द टेस्ट ऑफ डेंगू विच विल गिव रिजल्ट विद इन ए आवर? तो भारत के किस संस्थान ने डेंगू के टेस्ट के लिए एक ऐसी डिवाइस का निर्माण किया है जो कि 1 घंटे में जानकारी देगी? आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई या आईआईटी रुड़की? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पराग्वे? ब्राजीलिया, लीमा, असुंसियन, मॉन्टेविडियो? दोस्तों ये चारों राजधानियां हैं, आपको चारों को बताना है। एक ब्राजील की है, एक पेरू की है, एक उरुग्वे की है, एक पराग्वे की है ही, इसी में से आपको बताना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट टच द कोस्टल बाउंड्री ऑफ साउथ चाइना सी? निम्नलिखित में कौन सा देश दक्षिण चीन सागर की तटीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है? चाइना, ब्रुनेई, लाओस, वियतनाम? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सिडबी बाय द सेंटर? 3 साल के लिए नियुक्त किया गया। आदित्य पुरी, एस रमन, राजीव कालरा, विनीत मोहन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज वॉज द बुक रिटन बाय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हरे कृष्णा मेहताब ओरिजिनली? तो पूर्व मुख्यमंत्री हरे कृष्णा मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी, उड़िया, अंग्रेजी या संस्कृत? इन्हीं में से आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ मुकेश अंबानी इन फोर्ब्स 35th एनुअल लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिलियनरीज? यानी फोर्ब्स की सूची में, दुनिया के अरबपतियों की 35वीं वार्षिक सूची में मुकेश अंबानी का कौन सा स्थान है? 7th रैंक है, 8th, 9th या 10th? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन सेलर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स? नेत्रा कुमानन, वार्तिका जोशी, पायल गुप्ता, प्रतिभा जम्वाल? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल रोमा डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 5th अप्रैल, 6th, 8th अप्रैल, 9th अप्रैल? एंड लास्ट क्वेश्चन है, वेयर डू भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर मीट? ये दोनों नदियां कहां मिलती हैं? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग? और ये चारों प्रयाग के बारे में एक और है, 5 प्रयाग के बारे में आप लोग उत्तर में कमेंट जरूर करिएगा। तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर तुरंत दीजिएगा, और आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।